पिछले अंक में हम लोगों ने हॉब्स के कुछ वैचारिक पक्षों का अध्ययन किया और अंतिम बात जो कि हम लोग समझ रहे थे वो ये कि जैसा कि वेपर ने कहा है कि हॉब्स ने एक सर्वसत्तावादी राज्य का प्रतिपादन किया, एक एब्सोल्यूट स्टेट का प्रतिपादन किया और उसका मानना था कि ऐसा राज्य एक राजतंत्र में ही स्थापित हो सकता है। इसलिए वो एब्सोल्यूट स्टेट के लिए एब्सोल्यूट मोनार्की को आवश्यक मानता है, लेकिन फिर भी वो ये कहता है कि मेरी रुचि एक एब्सोल्यूट स्टेट को इस्टेब्लिश करने में है। शासन प्रणाली अगर ये काम कुलीन तंत्र में हो सकता है, लोकतंत्र में हो सकता है, तो उसमें भी कोई आपत्ति की बात नहीं, क्योंकि स्टेट को लेवायथन स्टेट होना चाहिए, पावर स्टेट होना चाहिए। और क्योंकि ये राजतंत्र में ही इसकी संभावना अधिक है, इसलिए वो राजतंत्र का पक्षधर है। अब जो अगला विषय है वो उसका विधि का और नैतिकता का जो सिद्धांत है उसको हमें समझना है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि वो एक नितांत एक नवीन दृष्टिकोण विधि का प्रतिपादित करता है, जिसको आगे चल के विधि का प्रत्यक्षवादी सिद्धांत कहा गया। और एक प्रकार से जो मेडिवल कॉन्सेप्ट ऑफ लॉ रहा, या इंग्लैंड में जो कॉमन लॉ का सिद्धांत था जिसका कि प्रतिपादन एडवर्ड कोक वगैरह ने किया था, हॉब्स उस विचार से कतई सहमत नहीं और वो विधि का एक प्रत्यक्षवादी सिद्धांत प्रतिपादित करता है। और वो विधि को इस प्रकार से परिभाषित करता है कि लॉ इज़ नॉट ए काउंसिल बट ए कमांड फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ राइट फ्रॉम द रॉन्ग। कि विधि जो है वो आदेश है, वो परामर्श नहीं। और इसी विधि के आदेश के आधार पर राज्य में, समाज में सही और गलत का, अच्छे और बुरे का, उचित और अनुचित का निर्धारण होता है। अब ये जो उसका सिद्धांत है, प्रत्यक्षवादी सिद्धांत, जिसमें कि और कमांड किसकी, सॉवरेन की, कि जो संप्रभु है उसका आदेश ही विधि है, उसका जो जैसा कि आगे चल के ऑस्टिन वगैरह ने भी कहा इसी तरह की बात। और जो सॉवरेन है वही विधि का फाइनल इंटरप्रेटर है, कि वही अंतिम रूप से तय करेगा कि क्या विधि जो है उसका क्या स्वरूप है। विधि को वो परामर्श नहीं मानता, जबकि हम लोग जानते हैं कि जो मेडिवल या जो ग्रीको रोमन जो ट्रेडिशन है कानून की, उसमें विधि को एक परामर्श, एक काउंसिल माना गया, एक परामर्श है। यानी उसके पीछे भाव ये है कि विधि जो है वो उच्चतर नैतिकता पर, उच्चतर बुद्धिमत्ता पर आधारित आदेश होता है, आधारित नियम होते हैं, और वे मनुष्य का मार्गदर्शन करते हैं, अच्छे बुरे का भेद बताते हैं। और उसमें पॉजिटिव लॉ का रोल तो बहुत कम है, और पॉजिटिव लॉ से उच्चतर जो विधि के कई प्रकार माने गए, जिसका कि सेंट एक्विनास ने वर्णन किया, तो वहाँ पर दैवीय विधि है या प्राकृतिक विधि है या शाश्वत विधि है, ये जो विधि है इसके अनुसार पॉजिटिव लॉ यानी राज्य निर्मित विधि होनी चाहिए, ऐसा विचार प्रतिपादित किया गया। यानी इन तीन प्रकार की विधियों के परामर्श के अनुसार, उनके मानदंडों के अनुसार पॉजिटिव लॉ यानी राज्य निर्मित कानून का स्वरूप निर्धारित होना चाहिए। लेकिन हॉब्स तो सारे मेडिवल इन्फ्लुएंसेस को कतई रिजेक्ट कर देता है, तो वो कहता है कि नहीं, राजा का आदेश ही विधि है। संप्रभु से उच्चतर वो किसी सत्ता को या किसी विधि के स्रोत को स्वीकार करने को तैयार नहीं। राजा ही, जो संप्रभु है, वही विधि का प्रथम और अंतिम स्रोत है। इंग्लैंड में कॉमन लॉ ट्रेडिशन में एक विचार प्रचलन में था
जिसका कि प्रतिपादन एडवर्ड कोक ने किया कि राजा विधि के अंतर्गत है, विधि के नियंत्रण में है, सब लेगे का सिद्धांत जिसको कहा जाता है। हॉब्स ने इसको भी मानने से इनकार कर दिया। उसने कहा कि राजा तो विधि का निर्माता है, तो वो कैसे अपनी बनाई गई विधि के नियंत्रण में वो स्वयं कैसे हो सकता है। इसलिए जो राजा है वो तो विधि से उच्चतर है, और इसलिए वो इस प्रकार के जो विचार थे जिनको कि हम लोग प्राकृतिक विधि का सिद्धांत कहते हैं, या जिनको कि हम लोग कॉमन लॉ इंग्लैंड के संदर्भ में सामान्य विधि का सिद्धांत कहते हैं, इन सब सिद्धांतों को वो घोस्ट कहता है कि ये इनका स्वरूप प्रेतात्माओं जैसा है कि जो एग्जिस्ट नहीं करते। ये सब इस तरह की चीज़ें एग्जिस्ट नहीं करती। केवल और केवल जो सॉवरेन का कमांड है वही विधि है और उसी का एग्जिस्टेंस है। इसके अलावा और किसी चीज़ का और जितने भी आइडियाज़ हैं वो लाइक ए घोस्ट, वो एक प्रेतात्मा की तरह, उनका कोई मतलब नहीं, वो केवल एक काल्पनिक बातें हैं। ऐसा उसका विचार था। अब दूसरी बात यह है कि न केवल वो इस प्रकार से विधि के स्वरूप का प्रतिपादन करता है, बल्कि एक दूसरी महत्वपूर्ण बात वो कहता है कि जो नैतिकता होती है वो भी विधि के द्वारा निर्धारित होती है। राजनीतिक चिंतन के इतिहास में आमतौर से विद्वानों ने, राजनीतिक विचारकों ने कानून और नैतिकता में अंतर किया है कि कानून तो एक चीज़ है जो कि हमारे बाह्य आचरण को नियंत्रित करती है, जिसका स्रोत आमतौर से कोई संसद या कोई राजा होता है, और नैतिकता का एक उच्चतर स्रोत होता है। उसका स्रोत चाहे प्राकृतिक नियम कहिए या दैवीय नियम कहिए, या किसी देश की परंपराएं, किसी देश का इतिहास, उनकी ट्रेडिशंस, उनके कस्टम्स, ये सब मॉरलिटी के सोर्स माने जाते रहे हैं राजनीतिक चिंतन के इतिहास में। तो इसलिए ये डिस्टिंक्शन किया गया कि लॉ एक चीज़ है और मॉरलिटी दूसरी चीज़ है। लेकिन हॉब्स जो है वो लॉ को ही मॉरलिटी का सोर्स भी मानता है। ये एक महत्वपूर्ण उसने परिवर्तन किया कि जो लॉ है, क्योंकि अभी जैसा कि मैंने कानून की परिभाषा में बताया कि कानून के द्वारा ही सत असत का, अच्छे बुरे का, उचित अनुचित का निर्धारण होता है। यानी जो लॉ है उसी से राइट और रॉन्ग का डिटर्मिनेशन होता है। तो इसलिए जो मॉरल रूल्स रेगुलेशंस हैं उनका स्रोत भी लॉ होता है। वे कोई कानून के क्षेत्र से बाहर की चीज़ें नहीं हैं या कानून के क्षेत्र से भिन्न प्रकार की चीज़ें नहीं हैं, बल्कि कानून से उनका भी जन्म होता है। तो इसलिए वो ये कहता है कि जो लॉ है वो राइट और जस्टिस का भी क्रिएटर है। यानी उचित क्या है, न्याय संगत क्या है, इसका, जो कि नैतिकता के क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। औचित्य के प्रश्न, न्याय के प्रश्न आमतौर से हम मॉरलिटी के अंतर्गत इनका निरूपण करते हैं। वो कहता है कि राइट और जस्टिस क्या है, इसका डिटर्मिनेशन भी लॉ करता है। ये विधि के अंतर्गत आता है, और इसलिए वो एक जगह पर कहता है कि लॉ इज़ ऑल द राइट रीज़न वी हैव, कि जो राइट रीज़न है वो वही है जिसको कि लॉ कमांड करता है। कानून जिसकी अनुमति देता है, कानून जिसकी आज्ञा देता है, वही राइट रीज़न है, वही विवेकपूर्ण है, वही औचित्यपूर्ण है, वही न्यायपूर्ण है। एंड इज़ इनफेलिबल गाइड टू मॉरल गुडनेस। और जो लॉ है वही मॉरल गुडनेस का निर्धारक है, इनफेलिबल गाइड है मॉरल गुडनेस का। तो इस तरह से उसने लॉ और मॉरलिटी के डिस्टिंक्शन को मानने से इनकार कर दिया। यानी जो मॉरलिटी है वो लॉ में ही समाहित है, या लॉ ही उसका सोर्स है,
ऐसा कह के उसने लॉ और मॉरलिटी के जो अलग अलग डोमेन्स माने गए कि ये कानून है जिसका कि संबंध हमारे बाह्य आचरण से है, ये नैतिकता है जिसका संबंध हमारे आंतरिक जीवन से है, हमारे अंतःकरण से है, हमारे आंतरिक आचार विचार से है, आंतरिक मूल्यों से है। तो ये डिस्टिंक्शन उसने मानने से कतई इनकार कर दिया। और वो कहता है कॉन्शियस जैसी कोई चीज़ नहीं होती है, कोई इंडिविजुअल कॉन्शियस जैसी कोई चीज़ नहीं होती जहाँ से कि मॉरल नॉर्म्स या मॉरल रूल्स रेगुलेशंस निकलते हों। जो पब्लिक कॉन्शियस है, यानी जो लॉ जो है वो पब्लिक कॉन्शियस का भी स्रोत होता है, और इसलिए कोई किसी इंडिविजुअल कॉन्शियस की, किसी व्यक्तिगत अंतःकरण जैसी कोई चीज़ नहीं होती। तो इस आधार पर उसने कानून के क्षेत्र को इतना व्यापक माना है। जब हम कानून और नैतिकता में भेद करते हैं तो कानून का क्षेत्र संकुचित हो जाता है और कानून के क्षेत्र के बाहर फिर नैतिकता के नियम, नैतिकता के सिद्धांत आ जाते हैं, जो कि सामान्यतः काफ़ी व्यापक होता है। लेकिन जब आप कानून और नैतिकता को समान इक्वेट कर देते हैं, दोनों को समान मान लेते हैं, तो फिर विधि के क्षेत्र के अंतर्गत सब कुछ आ जाता है और सबका निर्धारक संप्रभु बन जाता है। जो संप्रभु है वो अपना केवल कानून का निर्धारण करता है, बल्कि वो नैतिकता का भी निर्धारण करता है। और यहीं से राज्य के सर्व सत्तावान होने का मार्ग प्रशस्त होता है। तो इसलिए वो लॉ एंड मॉरलिटी में डिस्टिंक्शन नहीं करता, और इसी तरह से वो स्टेट और सोसाइटी में डिस्टिंक्शन नहीं करता, स्टेट और गवर्नमेंट में डिस्टिंक्शन नहीं करता। आम तौर से हम राज्य और समाज में भेद करते हैं कि समाज एक बृहत्तर संस्था है और राज्य उसकी एजेंट है। ज़्यादा प्राचीन है समाज, ज़्यादा व्यापक है समाज, और राज्य जो है वो उसका प्रतिनिधि है, उसका एजेंट है, उसका अभिकरण है, ऐसा मानते रहे हैं। या इसी तरह से स्टेट और गवर्नमेंट में भी हम अंतर करते हैं कि राज्य एक अवधारणा है और उस अवधारणा को मूर्त स्वरूप प्रदान करने का काम सरकार करती है, शासन करता है, गवर्नमेंट करती है। तो स्टेट और गवर्नमेंट के अंतर को भी हम मानते रहे हैं, लेकिन हॉब्स ने इन सारे भेदों को मानने से इनकार कर दिया। यानी राज्य और समाज समानार्थी हैं, राज्य और सरकार समानार्थी हैं। इसकी इम्प्लीकेशन क्या है, इसका निहितार्थ क्या है कि राज्य की शक्ति असाधारण रूप से बढ़ जाती है, क्योंकि जब आप राज्य और समाज में भेद करते हैं तो समाज का एक क्षेत्र, एक दायरा हो जाता है जहाँ जो कि राज्य से स्वतंत्र है या स्वायत्त है, जिसकी एक अपने में महत्ता है, विशिष्टता है। लेकिन जब आप राज्य और समाज को इक्वेट कर देते हैं या राज्य और सरकार को इक्वेट कर देते हैं, तो फिर तो राज्य का बहुत अधिक विस्तार हो जाता है, फिर तो सभी कुछ राज्य में समाहित हो जाता है। और न केवल इतना, बल्कि वो जो तमाम हमारे जीवन में छोटे बड़े समुदाय होते हैं, एसोसिएशंस होते हैं, उनकी भी स्वायत्तता को वो स्वीकार नहीं करता। जैसे कि हम कहें कि हमारे यहाँ जो कृषकों के समुदाय हैं या जो व्यापारियों के समुदाय हैं या जो विश्वविद्यालय हैं या जो शिक्षा संस्थाएं हैं, जो कि शैक्षिक समुदाय हैं, इनकी एक अपनी ऑटोनॉमी है और राज्य को बहुत ज़्यादा इनमें हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, इनकी स्वायत्तता का सम्मान करना चाहिए। लेकिन हॉब्स समुदायों की स्वायत्तता को मानने से इनकार कर देता है। वो कहता है कि जो समुदाय हैं वो राज्य रूपी लेवायथन रूपी राज्य की आंतों में कीड़ों के समान हैं, और जैसे हम अपनी आंतों में कीड़ों को पलने नहीं देते बल्कि उनको नष्ट कर देते हैं औषधियों के सेवन के द्वारा, उसी तरह से राज्यों को समुदायों को पलने नहीं देना चाहिए,
उनकी स्वतंत्र या स्वायत्त सत्ता को नहीं स्वीकार करना चाहिए, वरना ये एक राज्य के लिए चुनौतियां खड़ी कर देंगे। तो इसलिए वो एसोसिएशंस को भी कोई महत्व नहीं देता। और जैसा कि उसका बहुत प्रसिद्ध कथन है कि दीज एसोसिएशंस आर वर्म्स इन द इंट्रेल्स ऑफ लेवाइथन टू बी पर्ज्ड ड्रास्टिकली अवे, कि ये जो समुदाय होते हैं वो राज्य रूपी शरीरधारी की आंतों में कीड़ों के समान होते हैं, जिनका निर्ममता से उन्मूलन कर दिया जाना चाहिए, ऐसा उसका विचार है। तो अब आप ये देखिए कि जो समुदाय हैं जिनकी स्वायत्तता राज्य के ऊपर एक चेक रही है, एक नियंत्रण रही है, उसने समुदायों की स्वायत्तता को भी स्वीकार करने से इनकार कर दिया, इनको भी वो नहीं मानता। तो इसलिए एक बहुत ही शक्तिशाली या एक सर्वसत्तावादी राज्य की धारणा का वो प्रतिपादन करता है, जिसको कि आइवर ब्राउन कहते हैं प्रशनिज्म, प्रशावाद। प्रशावाद यानी जर्मनी में जो 19वीं शताब्दी के आसपास हीगल ने जिस प्रकार के एक सर्वसत्ताशाली राज्य का प्रतिपादन किया, या बिस्मार्क ने जैसे कि एक बड़े शक्तिशाली राज्य की स्थापना की, तो उस तरह का प्रशनिज्म, उस तरह का प्रशावाद यानी राज्य के सर्वशक्तिशाली होने का सिद्धांत हमें आपस में प्राप्त होता है, ऐसा आइवर ब्राउन का कहना है। और वो लिखते हैं कि ही इज़ द फर्स्ट फिलोसोफर ऑफ प्रेशनिज्म, एनकॉमियास्ट ऑफ स्टेट सॉवरेंटी एंड बिटर फो ऑफ इंडिविजुअलिज्म। कि हॉब्स जो है वो प्रशावाद का यानी राज्य की निरंकुशता का प्रथम प्रतिपादक है, राज्य की संप्रभुता का प्रथम वो उसका गायन करने वाला है, इनकॉमियस्ट है। और इंडिविजुअलिज्म का बिटर फो है, यानी व्यक्ति और व्यक्ति की स्वायत्तता के सिद्धांत का वो घोर शत्रु है, ऐसा आइवर ब्राउन मानते हैं। तो एक तरफ तो ये है, आगे चल के भी कुछ पक्षों को हम देखेंगे कि जहाँ पर उसका ये सर्वसत्तावादी स्वरूप सामने आता है। इसके अलावा भी कई पक्ष ऐसे हैं, लेकिन दूसरी तरफ ये भी एक तर्क विद्वान देते हैं, हॉब्सियन जो स्कॉलर्स हैं वो ये बात कहते आए हैं कि हॉब्स का जो स्टेट है, राज्य को शक्तिशाली तो उसने बनाया है, लेकिन हॉब्सियन स्टेट एक लिबरल स्टेट है, एक नाइट वॉचमैन स्टेट है, कि राज्य की भूमिका को उसने बहुत सीमित रखा। अब ये एक विरोधाभास, ये कॉन्ट्रडिक्शन हॉब्स में है, और इंटरप्रेटर्स भी इस कॉन्ट्रडिक्शन को तरह तरह से इसका स्वरूप दर्शन कराते हैं। जैसे कि विलियम ब्लूम ने कहा कि हॉब्स का जो राज्य है वो एक नाइट वॉचमैन स्टेट है, एक लिबरल स्टेट है, इसलिए क्योंकि वो राज्य के व्यापक कार्यक्षेत्र का पक्षधर नहीं है। जैसे कि हीगल वगैरह या बाद के जो इस तरह के विचारक हुए, जो कि राज्य की शक्ति या जो टोटलिटेरियन थिंकर्स हुए, जैसे कि जर्मनी में हिटलर या इटली में मुसोलिनी वगैरह, तो ये जो विचारक हुए, इन्होंने जब राज्य के सर्वशक्तिमान होने की धारणा का प्रतिपादन किया, तो उसका मतलब ये था कि राज्य का कार्यक्षेत्र बहुत व्यापक होता है, जीवन के हर पक्ष में राज्य का नियंत्रण और राज्य का हस्तक्षेप होना चाहिए। जीवन का कोई पक्ष ऐसा नहीं जिसकी अपनी स्वायत्तता हो, बल्कि हर क्षेत्र जीवन का, एवरीथिंग विद इन द स्टेट, नथिंग आउटसाइड द स्टेट, नथिंग अगेंस्ट द स्टेट, जो कि फाजीवादी जो डॉक्ट्रिन था 20वीं शताब्दी में जो प्रतिपादन किया गया कि सब कुछ राज्य के अंतर्गत, कुछ भी राज्य से बाहर नहीं, कुछ भी राज्य के विरुद्ध नहीं, यानी राज्य की पहुंच हमारे जीवन के हर कोने तक है।
तो हॉब्स से भी हम जिस तरह के सर्वशक्तिमान राज्य या जिस तरह के लेवायथन स्टेट का वो प्रतिपादन करता है, उससे हम अपेक्षा करते हैं ऐसी स्थिति में कि शायद वो भी एक ऐसे राज्य का प्रतिपादन करेगा जिसका कार्यक्षेत्र बहुत विस्तृत है। लेकिन ऐसा है नहीं, क्योंकि हॉब्स कहता है कि बस राज्य का एक ही काम है, शांति बनाए रखना, टू प्रिजर्व पीस, सिक्योरिटी को इंश्योर करना, लोगों की सुरक्षा की व्यवस्था करना, शांति बनाए रखना। और बाकी जितने भी जीवन के कार्य हैं, व्यापार वाणिज्य क्रय विक्रय और जो कुछ और जो जीवन के दूसरे कार्य होते हैं, वे सब शिक्षा संस्कृति वे सब व्यक्ति अपने आप करें। उसमें राज्य को हस्तक्षेप करने की आवश्यकता नहीं है। उसका केवल एक काम है कि जीवन रक्षा होती रहे नागरिकों की, लोगों को सिक्योरिटी प्रोवाइड करना, पीस प्रोवाइड करना, और बाकी जो जीवन के विभिन्न कार्य हैं वे लोग अपने आप करें। तो यानी राज्य जो है वो एक प्रकार से जैसे कि बाड़ लगाने का काम हम करते हैं, जिससे कि कोई रास्ते से भटकने ना पाए, तो राज्य केवल बाड़ लगाने का काम करता है, सुरक्षा की बाड़ हमारे आसपास लगा देता है, जिससे कि हम सुरक्षित रहें, व्यवस्थित रहें, और बाकी उस बाढ़ के अंदर रहते हुए जो जीवन के लिए जितने भी आवश्यक कार्य हैं उनको सब हम लोग अपनी इच्छा से करते रहें। तो इसलिए उसने ये एक रूपक का इस्तेमाल किया है कि द hedges are set not to stop travelers but to keep them in their way। कि जैसे ट्रैवलर्स को रोकने के लिए हेजेस नहीं लगाई जाती हैं, बाड़ नहीं लगाई जाती है, बल्कि इसलिए बाड़ लगाई जाती है कि जिससे कि वो रास्ते से भटकने न पाएँ, सही रास्ते पर चलते रहें। तो राज्य का काम भी बस हेजेस लगाना है, बाकी सब काम व्यक्ति के हैं, वो व्यक्ति अपने काम करता रहे। अब ये एक ऐसा दृष्टिकोण है जिसके आधार पर ये तर्क दिया जा सकता है या दिया जाता रहा है कि हॉब्स जो है वो तो एक, क्योंकि इस तरह का राज्य का कार्यक्षेत्र न्यूनतम हो, राज्य केवल लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने का काम करे, पीस और सिक्योरिटी का काम करे, बाकी काम राज्य ना करे, जो कि एक मिनिमल स्टेट का सिद्धांत है या नॉन इंटरवेंशनिस्ट स्टेट का जो सिद्धांत है वो तो उदारवाद के साथ जुड़ा हुआ है, वो तो लिबरल आइडियोलॉजी का दृष्टिकोण है। और अगर ऐसा है तो हॉब्स को भी फिर हमें लिबरल मानना पड़ेगा, क्योंकि वो भी एक नाइट वॉचमैन स्टेट का, एक मिनिमम स्टेट के सिद्धांत का प्रतिपादन करता है। तो अब ये एक विसंगति है कि इतना शक्तिशाली राज्य लेकिन उसका कार्यक्षेत्र बहुत सीमित, एक इतना omnipotent state but a very limited sphere of state activity। ये एक कॉन्ट्रडिक्शन है, इसको कैसे इंटरप्रेट किया जाए या इसके कॉन्ट्रडिक्टरी इंटरप्रिटेशंस होंगे, ये स्वाभाविक है। तो ये भी एक पक्ष है। और अंत में उसने धर्म और अंतःकरण का जो पक्ष उठाया है, जिसके कारण भी उसको सर्वाधिकारवादी विचारक माना जाता है, उसके भी कुछ खास बातें हम लोगों को जानना चाहिए। जैसा कि पहले ही आ चुका है कि हॉब्स तो एक एथीस्ट था, नास्तिक था, भौतिकवादी विचारक था। ईश्वर या धर्म में या ईसाइयत में या क्राइस्ट में उसकी कोई आस्था नहीं थी। और इसलिए वो पहली बात तो ये मानता था कि अगर ठीक है लोगों के अंदर कुछ विश्वास होते हैं, बिलीव्स होते हैं, फेथ होता है, तो ठीक है। अगर कुछ लोग किसी सुपर नेचुरल पावर को मानते हैं और उसकी पूजा करना चाहते हैं तो उसके लिए चर्च वो बना सकते हैं, यहाँ तक तो ठीक है। लेकिन चर्च राज्य के नियंत्रण में होना चाहिए, पहली बात तो ये कहता है। द सिविल सॉवरेन इज द चीफ पेस्टर, ये उसका बड़ा प्रसिद्ध कथन है
कि जो राज्य है वो ही मुख्य पुजारी भी है। यानी जो पोप या कोई दूसरा धर्माधिकारी राज्य से स्वतंत्र या राज्य से उच्चतर नहीं हो सकता है। चर्च को, पोप को या किसी भी धर्माधिकारी को राज्य के नियंत्रण में होना चाहिए, ऐसा उसका विचार था कि जो सिविल सॉवरेन है वही चीफ पेस्टर भी है, वही मुख्य पुजारी भी है। तो इस तरह से जो पुनर्जागरण काल से या मार्सिलियो से जो एक विचार प्रारंभ हुआ था कि चर्च को राज्य के नियंत्रण में होना चाहिए, और जिसको सेक्युलरिज्म कहते हैं, तो ये विचार भी वो बहुत स्पष्ट रूप से प्रतिपादित करता है। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये है कि वो जो मेडिवल क्रिश्चियनिटी का जो दर्शन था, चिंतन था, जिसको कि स्कॉलिस्टिक फिलॉसफी कहते हैं, या जिसको दूसरे शब्दों में रियलिज्म कहते हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि जो यूनिवर्सल आइडियाज़ हैं, यानी जो ईश्वर वगैरह, आत्मा वगैरह के जो विचार हैं वही मुख्य विचार हैं, वही सनातन विचार हैं, बाकी सब चीज़ें तो सेकेंडरी हैं। तो ये जो रियलिस्ट फिलॉसफी थी या जो स्कॉलिस्टिक फिलॉसफी थी, उसको वो केवल कल्पना की उड़ानें कहता है कि ये केवल कुछ लोगों की इमेजिनेशंस हैं। और इमेजिनेशंस ही नहीं है, बल्कि कहता है कि इस तरह के जो विचार हैं दे रिप्रेजेंट द किंगडम ऑफ डार्कनेस, कि इस तरह के विचार तो एक अंधकार युक्त दृष्टिकोण का प्रतिपादन करते हैं। क्योंकि ऐसी कोई चीज़ें होती नहीं, लेकिन हम लोगों को सुपरस्टिशियस बनाया जाता है और बहुत सारी मान्यताएं हमारे दिमाग में ऐसी स्थापित कर दी जाती हैं जिनका कोई अस्तित्व नहीं, जो कि केवल परिकल्पना है। तो इसलिए वो स्कॉलिस्टिक फिलॉसफी को या रियलिस्ट फिलॉसफी को वो किंगडम ऑफ डार्कनेस कहता है कि इनका कोई मतलब नहीं है। तीसरी बात यह है कि मार्टिन लूथर ने भी कहा कि भाई ये अंतर तो मार्टिन लूथर ने भी किया, और हाब्स उसी अंतर को बढ़ा के कुछ एक और तर्क देता है। मार्टिन लूथर ने कहा था कि व्यक्ति के जीवन के दो पक्ष होते हैं, एक उसकी इनर लाइफ होती है, उसका अंतःकरण का क्षेत्र होता है, और एक उसके एक्सटर्नल एक्शंस होते हैं, एक उसके बाह्य कार्य होते हैं। हॉब्स भी इस डिस्टिंक्शन को स्वीकार करते हुए धर्म के पक्ष में कुछ अजीब गरीब तर्क देता है। वैसे तो वो धर्म को मानता नहीं, क्रिश्चियनिटी को मानता नहीं, लेकिन यहाँ पर वो कुछ धर्म को कुछ महत्व देते हुए प्रतीत होता है, लेकिन बड़े विचित्र तर्क से। वो कहता है कि मार्टिन लूथर की तरह कि आपकी जो इनर लाइफ है या आपका जो कॉन्शियंस है, वहाँ क्या क्या आप मानते हैं, क्या नहीं मानते हैं, ये आपका मामला है। आप वहाँ पर क्राइस्ट को मानते हैं या चर्च को मानते हैं या पोप को मानते हैं या और ईसाई धर्म शास्त्र के जो कर्मकांड हैं उनको मानते हैं, तो आप मानते रहिए। यानी जो जब तक कोई चीज़ आप आंतरिक रूप से केवल मान रहे हैं, तब तक लेवायथन हस्तक्षेप नहीं करेगा, तब तक राज्य हस्तक्षेप नहीं करेगा। यानी जब तक कोई भी धार्मिक विश्वास या धार्मिक मत आपके मानसिक धरातल पर घटित हो रहा है, आपके अंतर जगत में घटित हो रहा है, तब तक लेवायथन उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा, है ना। और इसी संदर्भ में वो कहता है कि लेवायथन कैनॉट ऑब्लाइज मैन टू बिलीव, थॉट इज़ फ्री। कि आप क्या मानेंगे क्या नहीं मानेंगे, जो कि एक आंतरिक निष्ठा का सवाल होता है, ये तो इस पे लेवायथन का कोई वश नहीं। और इसलिए वहाँ पर लेवायथन यानी राज्य कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता। और इस अर्थ में विचार स्वतंत्र होते हैं कि हम कोई भी विचार मानें, किन्हीं भी विचारों में विश्वास रखें। तो इसलिए वो कहता है कि जहाँ तक ये
अंतर जगत तक अगर आपका धर्म सीमित है, आपकी मान्यताएं सीमित हैं, तो वहाँ तक तो आप का विचार स्वतंत्र है, आप कुछ भी मानने के लिए स्वतंत्र हैं या कुछ भी ना मानने के लिए स्वतंत्र हैं। लेकिन जब उन विचारों को जब आप कार्य में प्रकट करते हैं, एक्सटर्नल एक्शन में, कि आप चर्च जाते हैं या कर्मकांड करते हैं या कोई सभा करते हैं जिसमें आप उपदेश सुनते हैं या उपदेश देते हैं, तो फिर ये तो एक्सटर्नल एक्शन हो गया। ये जो एक्सटर्नल एक्शंस, जब धर्म एक्सटर्नल एक्शन में परिणत होकर सामने आता है, तब उसके ऊपर फिर राज्य का, लेवाइथन का पूर्ण नियंत्रण है। और जो आउटर एक्शंस हैं, एक्सटर्नल एक्शंस हैं आपके, वे पूरी तरह से राज्य के नियंत्रण में होते हैं, लेवाइथन के नियंत्रण में होते हैं। वहाँ पर आपको राज्य के निर्देशों के अनुसार, आदेशों के अनुसार ही कार्य करना पड़ेगा। तो इस तरह से उसने एक प्रकार से एक पर्सनालिटी को स्प्लिट कर दिया, हमारे व्यक्तित्व को विभाजित कर दिया, और एक बड़ा विचित्र तर्क देकर धर्म की महत्ता को नष्ट करने का काम किया। तो इसलिए यानी अब आप ये देखिए कि धर्म का क्षेत्र, अंतःकरण का क्षेत्र, जो कि आमतौर से बड़ा पवित्र माना जाता है और जो व्यक्ति स्वातंत्र्य का एक बहुत बड़ा आधार रहा है इतिहास में, कि हमारे धार्मिक विश्वास, हमारी धार्मिक मान्यताओं में कोई राजा या कोई राज्य हस्तक्षेप नहीं करेगा, तो उस क्षेत्र को भी वो प्रकारांतर से राज्य के नियंत्रण में ले आता है। वहाँ पर भी राज्य की संप्रभुता, राज्य की सत्ता का नियंत्रण हो जाता है। और इसीलिए हैलोवेल ने कहा है, और उनका बड़ा प्रसिद्ध कथन है, कि यही हॉब्स का टोटलिटेरियनिज्म है। क्योंकि एक टोटलिटेरियन स्टेट में जो बिलीव्स हैं, जो लोगों के विश्वास हैं, जो लोगों की मान्यताएं हैं, वे भी राज्य के नियंत्रण में होती हैं। कि जो राज्य कहता है उसी पर आप विश्वास या अविश्वास करेंगे। आपके अपने कोई अलग कोई कन्विक्शंस या कोई बिलीव्स या कोई आपका अलग कोई फेथ नहीं हो सकता। तो इस तरह से हमारे मन मस्तिष्क पर भी राज्य का नियंत्रण वो कायम कर देता है, जो कि सबसे बड़ी पराधीनता होती है। एक तरफ तो कहता है थॉट इज़ फ्री, लेकिन आप ये देखिए कि उस थॉट इज़, वो केवल एक ढकोसला है, वो केवल हाइपोक्रेसी है। असल में जो हमारा मानसिक, आत्मिक, बौद्धिक धरातल है, वो पूरी तरह से राज्य के नियंत्रण में चला जाता है। ये जो डिस्टिंक्शन है इनर लाइफ और एक्सटर्नल एक्शंस का, ये डिस्टिंक्शन जो है वो प्रकारांतर से हमारे ऊपर राज्य की सत्ता को पूरी तरह से स्थापित कर देता है। तो इसलिए जॉन हैलोवेल ने अपनी पुस्तक में लिखा है कि ये तो टोटलिटेरियन स्टेट्स में ऐसा होता है, सर्वाधिकारवादी राज्यों में ही ऐसा होता है। और इसलिए उनकी जो बात है उसको हमें देखना है। वो कहते हैं कि हियर वी हैव इन एम्ब्रॉयनिक फॉर्म द बिगिनिंग्स ऑफ मॉडर्न टोटलिटेरियन स्टेट। यहाँ पर हम आधुनिक 20वीं शताब्दी का सर्वाधिकारवादी जो राज्य का सिद्धांत आया, फाजीवाद और नाजीवाद के द्वारा जो लाया गया, उस सर्वाधिकारवादी राज्य के सिद्धांत का बीजारोपण हम हॉब्स में देखते हैं, एम्ब्रॉयनिक फॉर्म, कि उसका बीज वस्तुतः हॉब्स ने डाल दिया था 7वीं शताब्दी में। द स्टेट कैसे? द स्टेट सब्स्टिट्यूटेड फॉर गॉड एज द अल्टीमेट arbiter एंड एब्सोल्यूट मास्टर ऑफ मैंस डेस्टिनी। क्योंकि हॉब्स ने क्या किया? हॉब्स ने, क्योंकि आमतौर से हम मानते हैं कि हमारी भाग्य या हमारी डेस्टिनी ईश्वर के द्वारा निर्धारित होती है। आमतौर से हम
राज्य से ईश्वर को उच्चतर मानते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है कि हॉब्स जो है वो गॉड को स्टेट से सब्स्टिट्यूट कर देता है, ईश्वर का स्थान राज्य ले लेता है और वो हमारा भाग्य विधाता बन जाता है, वो हमारे लिए अल्टीमेट अथॉरिटी बन जाता है। तो इसलिए वो जो है एज द अल्टीमेट अर्बाइटर एंड एब्सोल्यूट मास्टर ऑफ मैन्स डेस्टिनी, कि हमारी डेस्टिनी का राज्य एब्सोल्यूट मास्टर है। तो इस तरह से उसके जो धर्म और अंतःकरण संबंधी विचार हैं उनमें सर्वसत्तावाद, वे सर्वसत्तावाद का मार्ग प्रशस्त करते हैं कि जो हमारा आंतरिक जगत है वो भी पूरी तरह से राज्य के नियंत्रण में आ गया। बाह्य आचरण तो है ही, लेकिन आंतरिक जगत भी हमारा राज्य के नियंत्रण में आ जाता है। लेकिन एक बड़ी विरोधाभासी स्थिति है कि राज्य ने, ऐसे सर्वसत्तावादी राज्य में आप फिर व्यक्तिवाद को घटित होते हुए देखते हैं जब आप उसके राज्य के विरोध के अधिकार का अध्ययन करते हैं, राइट ऑफ रेजिस्टेंस जो उसने नागरिकों को दिया है। एक तरफ तो इतना सर्वसत्तावादी राज्य, लेकिन दूसरी तरफ वो नागरिकों को एक परिस्थिति में राइट ऑफ रेजिस्टेंस भी देता है, राज्य का विरोध करने का अधिकार भी देता है। अब ये एक दूसरा कॉन्ट्रडिक्शन है, क्योंकि आमतौर से जो ऑथोरिटेरियन स्टेट्स या टोटलिटेरियन स्टेट्स होते हैं वहाँ कोई राइट ऑफ रेजिस्टेंस नहीं होता। वहाँ किसी तरह की डिसेंट को, किसी भी तरह के डिसएग्रीमेंट को स्वीकार नहीं किया जाता। राज्य जो कहता है वो आपको करना ही करना है। लेकिन हॉब्स अपने चिंतन में व्यक्ति को एक परिस्थिति में राज्य का विरोध करने का अधिकार देता है। अनेक समीक्षक उसके व्यक्तिवादी होने के लिए इसको भी आधार बनाते हैं कि ये हॉब्स के व्यक्तिवादी होने का एक दूसरा आधार है। पहला आधार तो उसकी जो मानव स्वभाव की अवधारणा है वो है कि व्यक्ति को कितना वो स्वकेंद्रित या आत्म केंद्रित दृष्टि से देखता है, और ऐसा व्यक्ति ही राज्य का निर्माण करता है। और फिर व्यक्ति को एक परिस्थिति में राज्य का विरोध करने का भी अधिकार है। यानी इतना शक्तिशाली राज्य, इतना निरंकुश राज्य अंततः हमारी इच्छा पर आधारित हो जाता है, क्योंकि एक परिस्थिति में हम उसके विरुद्ध विरोध कर सकते हैं, उसको हम रेसिस्ट कर सकते हैं। और वो परिस्थिति है जब राज्य हमारे जीवन की रक्षा न कर पाए, जब राज्य सिक्योरिटी ना प्रोवाइड कर पाए। अब इसका लॉजिकल इसका बेसिस ये है कि भाई हमने अब सुरक्षा के लिए राज्य को बनाया है। प्राकृतिक दशा में सेल्फ प्रिजर्वेशन, आत्मरक्षा संभव नहीं थी, क्योंकि निरंतर युद्ध की दशा थी। तो उसी से बचने के लिए हमने सुरक्षा की खोज में शांति की स्थापना के लिए राज्य को बनाया। अगर राज्य अस्तित्व में आने के बाद भी हम असुरक्षित रहते हैं या राज्य का कोई आदेश हमें असुरक्षित करता है, जैसे कि मान लिया राज्य हमसे कहता है कि सेना में भर्ती हो जाओ देश की रक्षा के लिए, तो ये भी आर्गुमेंट बन सकता है कि भाई हम क्यों सेना में भर्ती हो जाएं, क्योंकि इससे हमारा जीवन खतरे में पड़ता है। और जीवन से मनुष्य को सबसे अधिक प्रेम होता है, जैसा कि हम लोग पढ़ चुके हैं कि सेल्फ प्रिजर्वेशन की जो इंस्टिंक्ट होती है वो सबसे स्ट्रांग इंस्टिंक्ट होती है व्यक्ति की। तो ऐसी स्थिति में जब व्यक्ति के जीवन के लिए असुरक्षा पैदा हो जाए, राज्य के किसी आदेश के कारण या अन्य किसी कारण से, तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति को इस बात का अधिकार है कि वो राज्य का विरोध करे, राज्य का आदेश मानने से इनकार कर दे। ये राइट ऑफ रेजिस्टेंस है। तो इसलिए इस एक परिस्थिति है, क्योंकि सिक्योरिटी के लिए स्टेट बना है। अगर स्टेट सिक्योरिटी के लिए खुद एक खतरा बन जाता है
या हमको सिक्योरिटी वो प्रोवाइड नहीं कर पाता है। लेकिन अब फिर इसमें एक दूसरी जो बात कहता है, उससे इस अधिकार का कोई मतलब नहीं रह जाता। यानी एक तरफ तो वो राइट ऑफ रेजिस्टेंस एक हाथ से देता है, लेकिन दूसरे हाथ से वो वापस भी ले लेता है, दूसरे तर्क से वो उसको एक प्रकार से समाप्त भी कर देता है। वो कहता है कि राइट ऑफ रेजिस्टेंस तो है व्यक्ति को, लेकिन वो है कि नहीं है ये उसकी सफलता पर निर्भर करेगा। अगर आप सफलतापूर्वक राज्य का विरोध कर लें तो आपको विरोध का अधिकार है। यानी आप राज्य का विरोध करें और उसमें सफल हो जाएं तो फिर आपका विरोध का अधिकार है। लेकिन अगर आप राज्य का विरोध करने निकलें लेकिन उसमें असफल हो जाएं और राज्य अपनी शक्ति से आपको कुचल दे, आपके विरोध को, आपके विद्रोह को कुचल दे, तो फिर हम ये कहेंगे कि नहीं, आपको विरोध करने का अधिकार नहीं है, राज्य की शक्ति के विरुद्ध जाने का अधिकार नहीं। यानी चित भी मेरी और पट भी मेरी, कुछ इस प्रकार की स्थिति हाब्स ने उत्पन्न कर दी है कि जो लेजिटिमेसी है राइट ऑफ रेजिस्टेंस की, वो उसकी सक्सेस पर डिपेंड करती है कि अगर आप सफल हैं तो आपका अधिकार मान्य है, अगर आप असफल हैं और राज्य आपके विरोध को कुचल देता है, विद्रोह को कुचल देता है, तो फिर राज्य के विरुद्ध कोई शिकायत नहीं हो सकती है। आप में इतनी शक्ति नहीं थी कि आप राज्य का विरोध कर पाते, तो आपको क्या ज़रूरत थी करने की, इसलिए आपको राइट ऑफ रेजिस्टेंस प्राप्त नहीं है। ये एक बहुत ही बेतुकी या बड़ी बचकानी स्थिति हाब्स ने पैदा कर दी, क्योंकि उसने राइट ऑफ रेजिस्टेंस को तो माना, लेकिन उस राइट ऑफ रेजिस्टेंस को सक्सेस से कंडीशन कर दिया कि अगर इफ द रेजिस्टेंस इज सक्सेसफुल देन इट इज ए राइट, इफ रेजिस्टेंस इज नॉट सक्सेसफुल देन यू हैव नो राइट ऑफ रेजिस्टेंस। ये जो अटपटा सा तर्क है, विचित्र सा तर्क है, तो वो राइट ऑफ रेजिस्टेंस की जो धारणा है, विरोध की जो धारणा है, उस विरोध की धारणा को बेमानी बना देता है, मीनिंगलेस बना देता है। तो ये एक अन्य पक्ष है, और कुछ लोग जो इसको पॉजिटिवली देखते हैं, सकारात्मक दृष्टि से देखते हैं, वो इसको हाब्स के व्यक्तिवाद का एक दृष्टांत मानते हैं कि वो अंततः राज्य व्यक्ति के लिए है। ये बात इससे इस्टेब्लिश हो जाती है, तो हाब्स को वो व्यक्तिवादी कहते हैं, या हाब्स को लिबरल कहने का भी यही आधार है, क्योंकि आप जानते हैं कि जो लिबरल सोसाइटीज़ हैं उसमें गवर्नमेंट को रेसिस्ट करने का, अपोज करने का अधिकार होता है। तो ये एक पक्ष है जो कि हाब्स के चिंतन में है, लेकिन जो बड़ा प्रॉब्लमेटिक है कि इसको कैसे समझा जाए, इसको कैसे इंटरप्रेट किया जाए। ये सब हाब्स के मुख्य विचार हैं। अब हाब्स के आलोचक भी विपुल मात्रा में हुए हैं और उसके राजनीतिक चिंतन को दार्शनिक आधार पर, तार्किक आधार पर, राजनीतिक आधार पर उसकी बड़ी कटु आलोचनाएं होती रही हैं। यानी दिस पॉलिटिकल थियरी हैज़ बीन अटैक्ड ऑन philosophical grounds, on logical grounds and on political grounds as well. तो वो जो आलोचना का जो साहित्य है वो बड़ा प्रचुर मात्रा में है, लेकिन कुछ खास बातें हम लोग समझने का प्रयास कर सकते हैं। हाब्स के जो सबसे पहले और बड़े प्रखर आलोचक हुए वो तो बिशप बटलर थे, जो कि उसी के समकालीन थे। तब से हाब्स की आलोचना शुरू हो गई, यानी उसके जीवन काल में ही उसके राजनीतिक चिंतन की समीक्षा प्रारंभ हो गई और उसके कई बड़े प्रखर आलोचक हो गए। बिशप बटलर ने एक बड़ी महत्वपूर्ण बात कही
उसने जो मानव स्वभाव का चित्रण किया उसको लेकर उन्होंने इस बात को रेखांकित किया कि हॉब्स ने मनुष्य को जिस प्रकार से वायलेंट और एग्रेसिव और सेल्फिश माना है कि बहुत मनुष्य बड़ा हिंसक और आक्रामक और स्वार्थी प्राणी होता है, तो ये तो मानव स्वभाव का चित्रण न केवल एक पक्षीय है बल्कि कतई ये स्वीकार करने योग्य भी नहीं है, क्योंकि मानव स्वभाव में जो सात्विक गुण होते हैं, जो पैसिफिक क्वालिटीज़ होती हैं, जो शांत प्रियता का जो गुण होता है, सहकार की जो भावना होती है, सामंजस्य की जो भावना होती है, उदारता का जो गुण होता है, त्याग का जो गुण होता है, वो भी तो मानव स्वभाव है और वो भी हमेशा से विद्यमान रहे हैं, ये गुण भी विद्यमान रहे हैं और हॉब्स इनको कतई नज़रअंदाज कर देता है और केवल मनुष्य को वायलेंट और एग्रेसिव और सेल्फिश रूप में चित्रित करता, कहता बस यही ह्यूमन नेचर है, जैसा कि मैकियावेली ने किया। तो इसलिए ये जो दृष्टिकोण है मानव स्वभाव का, वो ना तो ऐतिहासिक रूप से सही है, क्योंकि अगर हम इतिहास का अध्ययन करें तो मनुष्य में बड़े श्रेष्ठ गुण भी हमें दिखाई पड़ते हैं, ना वो दार्शनिक रूप से सही है, क्योंकि सॉक्रेटिस का वो दृष्टांत देते हुए कहता है कि सुकरात ने अपने समय इस बात की व्याख्या की है कि मनुष्य में ये जो बुद्धि का तत्व होता है, जो उसके अंदर रेशनैलिटी होती है, बड़ी हाईली डेवलप्ड रेशनैलिटी होती है, वो उसको सन्मार्ग पर चलाने का काम करती है, उसके अंदर श्रेष्ठ गुणों को उत्पन्न करने का काम करती है। तो ये फिलॉसफिकल बेसिस पर भी और लॉजिकल बेसिस पर भी ये बात सही नहीं है। तो इसलिए यानी मनुष्य का चित्रण आपने पशु से भी बदतर रूप में कर दिया कि मनुष्य में कोई ह्यूमैनिटी आपको नहीं दिखाई पड़ रही, बस मनुष्य में आपको बीस्टियलिटी यानी केवल पाशविकता के दर्शन हो रहे हैं। तो क्या मनुष्य पशुओं से भी बदतर होता है, ये सवाल उठता है। तो ये जो उसकी सामाजिकता को आपने कतई अस्वीकार कर दिया या अनदेखा कर दिया और कह दिया एकाकी प्राणी है, वो केवल सॉलिस्टिक है यानी सेल्फ सेंट्रिक है, केवल और केवल अपने तक केंद्रित है, जबकि मनुष्य में सामाजिकता का स्वाभाविक गुण होता है। सोशेबिलिटी तो मनुष्य का नेचर है, उसका एक कोर एस्पेक्ट है उसकी पर्सनालिटी का। तो ये सब जो बातें कहीं और ये सब बातें उसने कहा कि बस यही साइंटिफिक थ्योरी है, यही साइकोलॉजिकल थ्योरी है ह्यूमन नेचर की। तो अब उसकी जो मेथोडोलॉजी है वो भी डिफेक्टिव है और हाईली डिफेक्टिव है। पहली चीज़ तो यह है कि जो उसने अपने साइंटिफिक मेटेरियलिज्म में जो भौतिक शास्त्र, रेखा गणित और मनोविज्ञान का जो घालमेल किया है, वो उससे तो चीज़ें और भ्रमित करने वाली हो जाती हैं, क्योंकि फिज़िक्स और ज्योमेट्री और साइकोलॉजी को उसने जो एक ही दिशा में जाते हुए बताया है कि सबसे एक ही प्रकार के निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं, ऐसा तो नहीं है। फिज़िक्स के कुछ अपने सूत्र और सिद्धांत हैं, ज्योमेट्री एक दूसरे तरह से काम करती है, साइकोलॉजी का एक अपना तरीका होता है विचार करने का, निष्कर्ष निकालने का। लेकिन उसने ये माना कि नहीं, सब चीज़ें एक ही दिशा में जाती हैं और एक ही प्रकार के निष्कर्षों को निकालती हैं। तो साइंटिफिक मेटेरियलिज्म का सिद्धांत न केवल अनसाइंटिफिक है बल्कि एक साइंटिफिक मेथड का एक बहुत ही क्रूड एग्जाम्पल है। और मैकेनिस्टिक जो उसने वर्ल्ड व्यू लिया, तो अब आज तो विज्ञान भी इस मैकेनिस्टिक वर्ल्ड व्यू को स्वीकार नहीं करता।
उस समय भले ही मैकेनिस्टिक वर्ल्ड व्यू आया हो और स्वीकार किया जाता हो, लेकिन आज का जो विज्ञान है वो तो मानता है कि नेचर को ऑर्गेनिक तरीके से, होलिस्टिक तरीके से देखता है और मानता है कि एक वाइटल फोर्स होती है नेचर में जो कि बहुत सारी चीज़ों का संचालन करती है। और आज के बहुत सारे बड़े बड़े जो भौतिक शास्त्री हैं वो तो नेचर में एक बहुत ही महत्वपूर्ण आत्मिक पक्ष को देखते हैं, एक स्पिरिचुअल डायमेंशन है नेचर का। तो इसलिए अब तो भौतिक शास्त्र बहुत परिवर्तित हो चुका है और इसलिए वो जो मैकेनिस्टिक अप्रोच है नेचर के प्रति या सोसाइटी के प्रति या मनुष्य के प्रति, अब वो बिल्कुल वैलिड नहीं रही। उसके आधार पर तो अब विचार किया ही नहीं जा सकता। तो साइंटिफिक मेटरिज्म का सिद्धांत है, उसकी अपनी बड़ी समस्याएं हैं, उसकी अपनी बड़ी सीमाएं हैं। फिर जो उसने नेचुरल लॉ या नेचुरल राइट की बात कही कि स्टेट ऑफ नेचर में एक राइट था, एक लॉ था, तो ये भी हास्यास्पद है, इसलिए क्योंकि सोसाइटी में ही राइट या लॉ की कल्पना की जा सकती है। किसी भी अधिकार की परिकल्पना या किसी भी नियम की परिकल्पना हम समाज में कर सकते हैं। वो जो प्राकृतिक दशा थी और जिसका चित्रण उसने किया है उसमें कोई राइट या कोई नेचुरल लॉ था, ये तो एक नितांत हास्यास्पद दृष्टिकोण है और इसीलिए वो राइट और माइट को इक्वेट कर देता है, क्योंकि और तो कुछ राइट हो नहीं सकता है। माइट इज़ राइट यही हो सकता था प्राकृतिक दशा में और यही उसने बताया। या इसी तरह से जो लॉज ऑफ नेचर हैं, तो लॉज ऑफ नेचर जो हैं वो सही अर्थ में लॉ नहीं है, उसने ये खुद ही कह दिया है, ये बल्कि काउंसिल्स ऑफ प्रूडेंस हैं, केवल कुछ समझदारी की बातें हैं जिनको आप मानेंगे तो अच्छा रहेगा, नहीं मानेंगे तो नुकसान होगा। तो इसलिए वो खुद ही इन कॉन्सेप्ट्स की लेजिटिमेसी को, उनके औचित्य को के ऊपर प्रश्न उठा देता है और इसीलिए बाद में भी ये प्रश्न आया है कि भाई इसको कैसे नेचुरल राइट को का ये जो अर्थ है इसको कैसे स्वीकार किया जा सकता है, या नेचुरल लॉ का ये जो हॉब्सियन सेंस है इसको कैसे स्वीकार किया जा सकता है। तो इसलिए ये भी और इनके इसकी क्या कुछ प्रॉब्लम्स हैं उसका हम लोगों ने अध्ययन भी किया है, जबकि हॉब्स के विचारों का हम अध्ययन कर रहे थे। फिर जो उसका कॉन्ट्रेक्चुअलिज्म है, अब तो जो थियरी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है वो पूरी तरह से डिस्क्रेडिट हो चुकी है, अब तो उसको कोई नहीं मानता। किसी समय इसका कुछ महत्व रहा होगा, लेकिन अब तो अनुबंधवादी सिद्धांत केवल एक इतिहास की विषय बन के रह गई है कि केवल उसकी आर्कियोलॉजिकल इम्पॉर्टेंस है कि हाँ कभी 16वीं 17वीं शताब्दी में लोगों ने ऐसा भी माना। तो इसलिए जो कॉन्ट्रेक्चुअलिज्म का विचार है वो आजकल माना नहीं जाता, वो पहले ही उसकी जो महत्ता है या उसका जो सत्य है वो अस्वीकृत किया जा चुका है। और दूसरी बात ये है कि राज्य जैसी एक फंडामेंटल इंस्टीट्यूशन, एक मूल संस्था अनुबंध का परिणाम हो भी नहीं सकती। जैसा कि हम लोगों ने हॉब्स के अध्ययन में देखा था और उसके पहले पुनर्जागरण काल के अध्ययन में भी कि वो दौर था कि जब कमर्शियलिज्म का दौर था, मार्केटिनिस्ट रेवोल्यूशन हुई थी, व्यापार वाणिज्य की तेज़ी से प्रगति हो रही थी और अनुबंध व्यापार वाणिज्य में होते हैं। ट्रेड और कॉमर्स के क्षेत्र में कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं बिजनेस के लिए, लेकिन अब आपने उस ट्रेड कॉमर्स के आइडिया को एक्सटेंड करके कह दिया कि नहीं, सोसाइटी भी कॉन्ट्रैक्ट है, स्टेट भी कॉन्ट्रैक्ट है। तो ये तो किसी आइडिया को ओवर स्ट्रेच करना हुआ और इसलिए वो
उससे ये तो सिद्ध होता नहीं, क्योंकि इतिहास में ऐसा कोई प्रमाण नहीं मिलता कि जब लोग प्राकृतिक दशा में रहते थे और उसके बाद उन्होंने आपस में अनुबंध करके राज्य बनाया, ऐसा कोई प्रमाण तो मिलता नहीं। हाफ्स भी कोई प्रमाण नहीं दे पाया, केवल एजम्पशन के बेसिस पर उसने ऐसा कहा है, केवल एक मान्यता के आधार पर उसने ऐसे निष्कर्ष निकाले। राज्य एक प्राकृतिक संस्था है, एक नेचुरल इंस्टीट्यूशन है, एक ऑर्गेनिक इंस्टीट्यूशन है। और जैसा कि बार बार विद्वानों ने कहा है कि हम लोग राज्य को बनाते नहीं, बल्कि राज्य प्री एग्जिस्टिंग है, हमेशा से विद्यमान है, हमारा उसमें जन्म होता है। मनुष्य, जो प्राकृतिक संस्थाएं होती हैं, उनका निर्माता मनुष्य नहीं होता है, कृत्रिम चीज़ों का निर्माता मनुष्य होता है। लेकिन स्टेट को आप आर्टिफैक्ट नहीं मान सकते, कृत्रिम नहीं मान सकते, क्योंकि स्टेट या फैमिली या रिलीजन ये सब फंडामेंटल इंस्टीट्यूशंस हैं हमारे जीवन की, जिनको कि हमने नहीं बनाया, जो कि हमको मिलते हैं। वी इनहेरिट देम। वी आर बॉर्न इनटू ए फैमिली, वी आर बॉर्न इनटू ए स्टेट। वी डू नॉट मेक ए फैमिली, वी डू नॉट मेक ए स्टेट। ये एक जो मूल बात है, वो न केवल सत्य है बल्कि तर्कपूर्ण भी है। लेकिन हाब्स इसकी भी उपेक्षा करता है और कुछ अपनी एजम्पशंस, कुछ अपनी कपोल कल्पनाओं के आधार पर वो कहता है कि अनुबंध हुआ। अब दूसरी यहाँ पर एक और समस्या है, जिसको कि वाहन ने, जो कि बहुत बड़े राजनीतिक समीक्षक हुए, उन्होंने उठाया कि भाई कैसे अनुबंध हो गया, क्योंकि मनुष्य तो, कल तक तो मनुष्य एक दूसरे का गला काटने के लिए तैयार बैठा हुआ था और रातों रात वो गले मिलने को तैयार हो गया, यानी अनुबंध करके राज्य बनाने को तैयार कर दिया। तो क्या मनुष्य के स्वभाव में इकाई कितना बड़ा परिवर्तन होता है? ऐसे परिवर्तन रातों रात तो वो कहता है परी कथाओं में, फेरी टेल्स में होते हैं कि अभी तक कोई मनुष्य था और छड़ी घुमाने से वो राक्षस बन गया, दैत्य बन गया। तो वाहन कहते हैं कि जिस प्रकार का हॉब्सियन मैन है, वो कैसे अनुबंध कर सकता है? वो तो एक दूसरे की सूरत देखना पसंद नहीं करता, एक दूसरे को अपना शत्रु समझता है, तो वो कैसे अनुबंध कर सकता है? बात लॉजिकल ही समझ में नहीं आती, तार्किक दृष्टि से ही ये बड़ी अनुचित बात है, हास्यास्पद बात है। क्योंकि अनुबंध करने का प्रश्न तब आता है जब आपस में विश्वास हो। लेकिन हाब्स में तो कोई मनुष्य एक दूसरे का विश्वास करता नहीं। जो एक दूसरे में फेथ हो तब कॉन्ट्रैक्ट होता, लेकिन यहाँ तो ऐसा कुछ है नहीं। तो इसलिए हाब्स ने ये जो अनुबंध का विचार दिया, ये लॉजिकली भी कतई सस्टेनेबल नहीं है, बहुत ही हास्यास्पद विचार है, और इसलिए भी उसकी बड़ी कटु आलोचनाएं होती रही हैं। फिर तीसरा पक्ष ये कौन है? ये कहाँ से आ गया लेवायथन? क्योंकि अनुबंध तो दो कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज़ के बीच में होता है, दो पक्षों के बीच में होता है। अनुबंध के जो भी हानि लाभ होते हैं दोनों पक्षों को मिलते हैं। अब ये अनुबंध में तीसरा पक्ष कहाँ से आ गया? उस स्टेट ऑफ नेचर। और वो हुआ कि उस तीसरे पक्ष को सारे लाभ मिल गए, और जो जो कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज थी उन्होंने हमेशा के लिए नुकसान में रहना स्वीकार कर लिया। ऐसा कभी अनुबंध होता है? क्योंकि लोगों ने अपने सारे अधिकारों का समर्पण कर दिया उस थर्ड पार्टी को, उस तीसरे पक्ष को, यानी राज्य को, यानी सरकार को, और स्वयं सब लोग अधिकार विहीन हो गए। तो क्या कोई अनुबंध कभी ऐसा होता है कि जिसमें एक पक्ष को सब कुछ मिल जाए और दूसरा पक्ष हर चीज़ से वंचित हो जाए? तो वो कॉन्ट्रैक्ट के आइडिया को ही नहीं जानता, या जानबूझ के उसको मिस इंटरप्रेट करता है, मिसयूज़ करता है, हमको भ्रमित करने के लिए, हमको कंफ्यूज करने के लिए। तो ये बड़ी गंभीर लॉजिकल प्रॉब्लम्स हैं उसकी कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी में, कि ये किस तरह से फिर हम लोग सब जानते हैं कि अगर आप कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी को मानते हैं
कि हाँ चलो एक बार को मान लें कि अनुबंध से राज्य की उत्पत्ति हुई, तो अगर अनुबंध से राज्य की उत्पत्ति होगी तो सीमित राज्य उत्पन्न होगा, सर्वशक्तिमान राज्य नहीं। क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट जो है लिमिटेशंस लगाता है, सीमाएं लगाता है कि आप ये करेंगे, ये नहीं करेंगे, ऐसा करेंगे, ऐसा नहीं करेंगे। बल्कि लॉक ने कॉन्ट्रैक्ट के आइडिया का ज़्यादा सही उपयोग किया है, क्योंकि उसने लॉक के अनुबंधवाद से जो राज्य उभरता है वो एक सीमित राज्य है, एक लिमिटेड स्टेट है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेट। लेकिन हॉब्स के अनुबंधवाद से जो राज्य उत्पन्न होता है वो एक सर्वाधिकारवादी राज्य है। इसलिए कॉन्ट्रैक्ट का विचार अगर आप अप्लाई भी कर रहे हैं तो उसको डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के लिए ही अप्लाई कर सकते हैं, उसको आप ऑथोरिटेरियन गवर्नमेंट के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। लेकिन हॉब्स ने तो ऐसा ही किया। तो इस आधार पर वो जो अनुबंधवाद का सिद्धांत देता है उसकी ये सब लॉजिकल और फिलॉसफिकल प्रॉब्लम्स हैं जिनको लेकर उसकी बड़ी कटु आलोचनाएं होती रही हैं, और कुछ अन्य पक्ष भी हैं जिनका कि उल्लेख हमने अध्ययन के दौरान किया। अब अंत में हमें ये देखना है कि राजनीतिक चिंतन के इतिहास में, विशेष रूप से आधुनिक राजनीतिक चिंतन के इतिहास में हॉब्स का क्या स्थान है या क्या महत्व। अब इसको दो दृष्टियों से देख सकते हैं। एक तो ये कि वो किस तरह से अपने युग की एक बड़ी महत्वपूर्ण प्रवृत्ति को अभिव्यक्त करता है अपने राजनीतिक चिंतन के माध्यम से, कि कैसे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टेंडेंसी को जो कि अपने 7वीं शताब्दी 18वीं शताब्दी में घटित हो रही थी उसको वो अभिव्यक्त करता है। और दूसरा ये कि उसने कुछ ऐसे विचार दिए जिनका आगे के राजनीतिक चिंतन पर गहरा प्रभाव पड़ा। अब जहाँ तक पहली बात का संबंध है कि उसने अपने युग की एक बड़ी महत्वपूर्ण प्रवृत्ति को हमारे समक्ष प्रस्तुत किया है, और वो प्रवृत्ति क्या है? सीबी मैकफर्सन ने उसको कहा है पजेसिव इंडिविजुअलिज्म। उनकी बड़ी प्रसिद्ध पुस्तक है सीबी मैकफर्सन की हॉब्स और लॉक के ऊपर, पॉलिटिकल थियरी ऑफ पजेसिव इंडिविजुअलिज्म, कि 17वीं शताब्दी में 18वीं शताब्दी में पजेसिव इंडिविजुअलिज्म की धारणा आ रही थी। पजेसिव इंडिविजुअलिज्म का मतलब ये है कि व्यापार वाणिज्य की बड़ी तेज़ी से प्रगति हो रही थी, लोग अधिक से अधिक मुनाफा कमाना चाहते थे, अधिक से अधिक, जैसा कि एक बोर्जुआ सोसाइटी में, कैपिटलिस्ट सोसाइटी में होता है। उस समय कैपिटलिज्म शुरू हो रहा था, तो लोग व्यापार वाणिज्य के द्वारा अधिक से अधिक मुनाफा कमाना चाहते थे। व्यापार वाणिज्य उनका ठीक से चलता रहे और वो मुनाफा कमाने में कहीं कोई बाधा ना आए, इसलिए वो एक स्ट्रांग स्टेट के पक्षधर थे, एक शक्तिशाली राज्य के पक्षधर थे जो कि अशांति को, असुरक्षा की भावना को रोक सके, और इस तरह से लोग अपने मुनाफे को, अपने लाभ का आनंद उठा सकें। इसी को कहते हैं पजेसिव इंडिविजुअल, कि जो उस समय का व्यक्ति था वो पजेसिव था, वो प्रॉपर्टी को, धन संपत्ति को उत्पन्न करना चाहता था, अधिक से अधिक उसका संग्रह करना चाहता था, अधिक से अधिक उसका लाभ उठाना चाहता था, अधिक से अधिक उसको भोगना चाहता था, जो कि एक पूंजीवादी समाज में होता है, और उस समय पूंजीवाद अस्तित्व में आ रहा था। तो उस पजेसिव इंडिविजुअल का चित्रण हमें हॉब्स के माध्यम से प्राप्त होता है। एक तो ये टेंडेंसी है, और इसके लिए रिलीजियस बार्स नहीं होना चाहिए,
धर्म और कर्मकांड को दूर कर दो, सारा ध्यान पूरा व्यापार वाणिज्य पर और आर्थिक उत्पादन पर और धन संपत्ति कमाने पर केंद्रित रहे, तो फिर धर्म को किनारे कर दो, परंपरा को किनारे कर दो, तो हाब्स ये सब करता है, जिससे कि हमारा पूरा फोकस वेल्थ मेकिंग, वेल्थ गेटिंग और वेल्थ स्पेंडिंग पर रहे। भौतिकवादी समाजों में आमतौर से धर्म संस्कृति को किनारे कर दिया जाता है। क्यों? क्योंकि मनुष्य की सारी जो इच्छाएं और सारी शक्तियां केवल और केवल धन पर केंद्रित हो जाती हैं। ये है पॉजिटिव इंडिविजुअल। तो इस पॉजिटिव इंडिविजुअल का हाब्स व्याख्याता है। तो एक तो मैकफर्सन इस दृष्टि से हाब्स के महत्व को रेखांकित करते हैं कि उस दौर की जो प्रधान प्रवृत्ति थी, उस प्रवृत्ति को हाब्स के चिंतन में प्रकट किया गया है, उसको अभिव्यक्त किया गया है। और फिर जहाँ तक भावी राजनीतिक चिंतन पर प्रभाव का संबंध है, तो उसके 2-3 विचारों ने भावी राजनीतिक चिंतन को प्रभावित किया। एक तो जो हाब्स का इंडिविजुअलिज्म है, उसका जो व्यक्तिवाद है, उसका जो हिडोनिज्म है, उसका जो सुखवाद है, उसका आगे के राजनीतिक चिंतन पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा। व्यक्तिवाद की जो दृष्टि है वो बहुत सारे हमें आने वाले राजनीतिक विचारकों में दिखाई पड़ती है, जिनको कि हम लिबरल्स कहते हैं, उदारवादी कहते हैं। सुखवाद भी राजनीतिक चिंतन का एक केंद्रीय विषय बना, खासतौर से बेंथम जैसे उपयोगितावादियों के राजनीतिक चिंतन में। तो एक तो हाब्स ने व्यक्तिवाद और सुखवाद की मान्यताओं का मार्ग प्रशस्त किया। वो तो व्यक्तिवादी और सुखवादी था ही, उसने और मनुष्य को भी उसी प्रकार से मानता था। लेकिन आगे चल के राजनीतिक चिंतन में बहुत सारे विचारक ऐसे आए जो कि इसी विचार को लेकर आगे बढ़े और अपने अपने तरीके से उसका प्रतिपादन किया। फिर उसका जो सॉवरेंटी का और जो लॉ का कॉन्सेप्शन है, वो भी आगे के राजनीतिक चिंतन के लिए प्रेरणा का बहुत बड़ा स्रोत बना। और धीरे धीरे कानून की प्रत्यक्षवादी मान्यता प्रबल होती गई, और ये जो नेचुरल लॉ वगैरह के जो ट्रेडिशनल आइडियाज़ थे या कॉमन लॉ के जो ट्रेडिशनल आइडियाज़ थे, वो धीरे धीरे कमज़ोर पड़ते गए। और जॉन ऑस्टिन में जाकर हम देखते हैं, या बेंथम में हम देखते हैं कि ये जो पॉजिटिविस्ट थियरी ऑफ लॉ है, ये बहुत निखर के सामने आती है। आगे चल के 20वीं शताब्दी में जो लीगल पॉजिटिविज्म है, जो कानूनी प्रत्यक्षवाद की धारणा है, वो भी इसी हाब्स की इसी लीगेसी से, इसी विरासत से निकला है। तो एक तो विधि को प्रत्यक्षवादी तरीके से देखने की जो दृष्टि थी, वो बड़ी तेज़ी से विकसित हुई, और इसलिए जो विधि के जो परंपरागत दृष्टिकोण थे, वे धीरे धीरे पिछड़ते गए, अमान्य होते गए। उसके दुष्परिणाम हुए, जैसा कि सर हेनरी मैन ने अपनी पुस्तक अर्ली इंस्टीट्यूशंस में लिखा, और उन दुष्परिणामों के लिए भी हाब्स जिम्मेदार है। उसका दुष्परिणाम ये हुआ कि जब आपने विधि को प्रत्यक्षवादी दृष्टिकोण से मानना शुरू कर दिया और उसको कह दिया कि बस कानून राज्य की कृति होता है, जब आपने इतना मानना शुरू कर दिया, तो आपने कानून के ऊपर जो परंपरा का प्रभाव होता है, जो प्रथा का प्रभाव होता है, जो किसी देश के इतिहास और संस्कृति का प्रभाव होता है, उसको सबको आपने एक झटके में किनारे कर दिया। लेकिन समस्या यह है कि कानून के ऊपर इन सब का प्रभाव होता है। ये सब भी किसी समाज में उतना ही महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं जितना कि कानून रखता है, और कानून इन सब से प्रभावित होता है। ट्रेडिशन से भी प्रभावित होता है, कस्टम से भी प्रभावित होता है, हैबिट से भी प्रभावित होता है, कल्चर से भी प्रभावित होता है। जो प्लूरलिस्टिक थियरी जब आई,
तो डिग्वी और क्रेब नाम के विद्वानों ने इस पक्ष को सामने प्रस्तुत किया कि कमांड ऑफ द सॉवरेन इज नॉट लॉ, देयर आर मैनी सोर्सेज ऑफ लॉ, कि कानून के बहुत सारे स्रोत होते हैं, केवल कमांड ऑफ सॉवरेन नहीं होता। और वो सोर्सेज कहाँ से आते हैं? परंपरा से भी बहुत सारे कानून निर्मित होते हैं, प्रथाओं से, जैसे कि इंग्लैंड का जो कॉमन लॉ है वो तो एक यूसेज से, जिसको कहते हैं एक कन्वेंशन से विकसित हुआ कानून है, वो किसी सॉवरेन का कमांड नहीं है। दूसरे देशों में भी ऐसा होता है। तो ये कीमत चुकानी पड़ी पॉजिटिविस्ट थियरी ऑफ लॉ को मानने की। ऐसा सर हेनरी मैन का, जो कि बहुत बड़े विधिशास्त्री हुए इंग्लैंड के, उनका ये विचार है कि इसकी कीमत इस तरह से चुकानी पड़ी कि विधि के स्वरूप को प्रभावित करने वाले, निर्धारित करने वाले जो दूसरे तमाम कारक होते हैं, जो दूसरी तमाम शक्तियां होती हैं, हमने उनके महत्व को समझना बंद कर दिया। और ये एक बहुत बड़ा लॉस था, एक बहुत बड़ी क्षति थी। तो ये भी एक पक्ष है कि बहुत सारी चीज़ें लॉ को कंडीशन करती हैं, लेकिन हॉब्स उनको नहीं मानता। और फिर एक बात मार्क्स ने कही, जो कि हॉब्स जो है वो वर्ग संघर्ष के सिद्धांत का भी उद्घाटन करता है, वो क्लास कॉन्फ्लिक्ट के आइडिया को भी इनॉग्रेट करता है। मार्क्स का एक कथन है हॉब्स के बारे में कि ही इज़ फादर ऑफ अस ऑल, कि वो हम सब का पिता है, हम सब का जनक है। ये बात मार्क्स ने किस संदर्भ में कही? इसी संदर्भ में कही कि जैसे कि मार्क्स की सोसाइटी क्लास सोसाइटी है, उसमें एक तरफ सर्वहारा है, एक तरफ पूंजीपति है, बुर्जुआ है। तो ये विचार मार्क्स को हॉब्स से मिला, क्योंकि जो हॉब्स की सोसाइटी है, जो उसका जो स्टेट है, वो भी सीधे सीधे दो वर्गों में विभाजित है। एक ओर सर्वशक्तिमान राजसत्ता और दूसरी ओर अधिकार विहीन, शक्ति विहीन नागरिक। तो जो हॉब्सियन स्टेट है वो भी एक क्लास स्टेट है। और जैसे कि मार्क्सियन स्टेट में बोर्जुआ है और प्रोलेटेरिएट है, और एक शक्ति संपन्न है, संपत्ति संपन्न है, अधिकार संपन्न है, और दूसरा संपत्तिहीन है, शक्तिहीन है, अधिकारहीन है, तो इसी तरह से हॉब्स का राज्य भी है। तो इसलिए मार्क्स कहता है कि हमने जो वर्ग का या वर्ग संघर्ष, और उनके बीच हमेशा एक संघर्ष का भाव बना रहता है, क्योंकि जब इतना ज़बरदस्त एंटोगनिज़म होगा, डिवीज़न होगा शक्तियों का, इतना अंतर होगा, तो कभी सामंजस्य ठीक से हो ही नहीं सकता है। दोनों एक दूसरे को शत्रु भाव से देखेंगे। तो इसलिए मार्क्स कहता है कि इस वर्ग और वर्ग संघर्ष के विचार का जनक हॉब्स है। हॉब्स ने उसको इकोनॉमिक टर्म्स में नहीं प्रयुक्त किया, वो तो मार्क्स ने ही किया, लेकिन वो जो आइडिया है वो हॉब्स में प्रेजेंट है, जिसको मार्क्स ने एलेबोरेट किया और विस्तृत किया। तो इस प्रकार से ये सब हॉब्स के इन सब दृष्टियों से आधुनिक राजनीतिक चिंतन के इतिहास में हॉब्स का महत्व है। और एक बड़े विद्वान हुए हैं जीपी घोष, उनका ये मानना है कि हॉब्स ने एक पर्यावरणीय परिवर्तन किया राजनीतिक चिंतन के इतिहास में। ये उसकी सबसे बड़ी विशिष्टता, एक एटमॉस्फेरिक चेंज, ये उनका शब्द है। वो परिवर्तन क्या था कि थियोलॉजिकल से सेक्युलर की तरफ लाने वाले, राज्य को, समाज को, व्यक्ति को धर्म के प्रभाव से मुक्त करके पूरी तरह से सेक्युलर बनाने वाले
ये जो एटमॉस्फियर था, इसका एक जो निर्माता था, एक जो सर्जक था, वो थॉमस हॉब्स था। और ये काम उसने बेकन से ज़्यादा अच्छे तरीके से किया। जो फ्रांसिस बेकन, जो कि इंग्लैंड का विचारक है, सामान्यतः कहते हैं कि वहाँ से चेंज शुरू हुआ कि धीरे धीरे थियोलॉजिकल का महत्व कम हुआ और सेकुलर का महत्व बढ़ना शुरू हुआ। तो जीपी घोष कहते हैं कि नहीं है, बेकन से कहीं ज़्यादा ये काम हॉब्स ने किया। तो घोष का वो प्रसिद्ध जो कथन है वो इस प्रकार से है, To a far greater degree than Bacon, he was the author of the atmospheric change which substituted the secular for the theological standpoint throughout the boundless realms of thought and speculation. कि आधुनिक युग की चिंतन धारा पूरी तरह से बदल गई हॉब्स के बाद। अब वो चिंतन धारा भौतिकवादी हो गई, सेक्युलर हो गई, उपयोगितावादी हो गई। अब वो उस प्रकार की नहीं रही जो कि मध्य युग में थी या जो कि उसके पहले थी, बल्कि पूरी तरह से जो विचार दृष्टि थी, जो चिंतन दृष्टि थी, वो पूरी तरह से आमूल रूप से परिवर्तित हो जाती है। इसके लिए हम कहते हैं कि घोष का मानना है कि इसके लिए आमतौर से हम कहते हैं कि बेकन से ये चीज़ शुरू हुई, फ्रांसिस बेकन से शुरू हुई। लेकिन घोष का तर्क है कि ये चीज़ तो सम्यक अर्थ में, वास्तविक अर्थ में तो हॉब्स से शुरू हुई, कि ये जो एटमॉस्फेरिक चेंज आया वो बेकन से थोड़ी बहुत शुरुआत ज़रूर हुई थी, लेकिन उसको और प्रभावी तरीके से प्रतिपादित करने का काम थॉमस हॉब्स ने किया। तो ये सब थॉमस हॉब्स के मुख्य वैचारिक पक्ष हैं। आगे हम लोग फिर अगले किसी विचारक का अध्ययन करेंगे।